नमस्कार, दाल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नोटबंदी के विरोध के लिए हमारे नेता दंगा करवा देंगे? क्या नोटबंदी का विरोध करते हुए ऐसे हालात बनाने की कोशिश हुई कि देश हिंदू और मुसलमान में बंट जाए? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन की जो लड़ाई है या उससे जो लड़ाई है उसको सांप्रदायिकता के रंग में रंगने की कोशिश की गई। पीएम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हमने नाम लेकर सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भी नोटबंदी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। जब हमने कांग्रेस से पूछा कि क्या नोटबंदी के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है, तो पार्टी ने जवाब दिया कि हाँ, बीजेपी ने ये काम किया है और बीजेपी ने बयान दिलाने के लिए बाकायदा पैसे भी दिए हैं। जी न्यूज ये मानता है कि लोकतंत्र में जागरूक संस्थानों को अपनी बात बहुत बहुत जिम्मेदारी से और पूरी गंभीरता से रखनी चाहिए। और इस देश का कोई सांसद जो तीसरी बार चुनकर आया हो, जिसे लंदन से वकालत की पढ़ाई की हो, वो अगर ये कहे कि देश में मजहब के आधार पर एटीएम मशीनों का बंटवारा कर दिया गया है, तो हैरानी की एक बात है, अफसोस की बात है और पूरे सियासी जमात के लिए गंभीरता से बहस करने की बात है। खासतौर पर तब जबकि देश का प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाए और खास तौर पर तब जबकि देश नोटबंदी के बाद एक बड़े आर्थिक सुधार की ओर कदम बढ़ा चुका है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 11 दिसंबर को एक रैली में, याद दिला दूं, नोटबंदी का विरोध करते हुए ये कहा था कि मुस्लिम इलाकों में सरकारी बैंक नहीं खोलती है सरकार। बैंक खोलती भी है तो मुसलमानों को लोन नहीं मिलता है। और खास तौर पर नोटबंदी से जोड़ते हुए ओवैसी ने यह भी कहा कि मुस्लिम इलाकों में एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है। कमाल देखिए, इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले ओवैसी ने यह जरूरी नहीं समझा कि मामले की पड़ताल कर ली जाए और कम से कम उन एटीएम की एक लिस्ट ही तैयार कर ली जाए जो मुस्लिम इलाकों में है और वहां पैसे हैं कि नहीं है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पता लगाया जाए। आज इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई काले धन से लड़ाई के खिलाफ मजहबी साजिश रची जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोटबंदी के स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। ओवैसी साहब पर ये इशारा था और ऊपर हमला था, क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा था कि मुस्लिम इलाकों में एटीएम काम नहीं करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब ने तो कहा था, लेकिन कांग्रेस के और नेता भी इस तरह का कह नहीं रहे थे, लेकिन अफवाह बहुत फैला रहे थे। सांप्रदायिक रंग वो भी दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कुछ पार्टियों को पैसा दे करके जानबूझ के सांप्रदायिक राजनीति कराना चाहती है और उन्हीं दलालों से ऐसे बयान दिलवाए थे। देखो, मैं खुद मुसलमान हूँ, शिवसेना से जुड़ा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई धर्म को लेके और नोटबंदी के ऊपर बोलना गलत है। देखिए, कांग्रेस कभी ऐसा काम नहीं करती और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी कोई क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ा। क्या कहीं कोई दाल में काला है? प्रधानमंत्री मन की बात का इस्तेमाल देश के विकास के लिए कम और बीजेपी की राजनीति के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है। मैं नहीं मानता कि ये किसी तरह से भी सांप्रदायिक मामला है। ये आर्थिक नियोजन का मामला है। दाल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या नोटबंदी के विरोध के नाम पर दंगा करवाने पर तुले हैं कुछ नेता?
दूसरा सवाल, क्या करेंसी क्रांति को कम्युनल बनाने की साजिश हो रही है? तीसरा सवाल, क्या नोटबंदी के खिलाफ बोलकर मजहबी वोट बटोरने की कोशिश हो रही है? चौथा सवाल, काले धन पर देश को बांटने की साजिश कौन कर रहा है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, नोटबंदी की बहस में आखिर हिंदू मुसलमान कहां से आया? संबित पात्रा साहब प्रवक्ता है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की केंद्र समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वागत है। मुकेश नायक साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश के पन्ना के पवई सीट से कांग्रेस विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान साहब नेता है AIMIM के, मुंबई में भाईखला से विधायक है, वकील भी है पेशे से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंसार रजा साहब चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, NGO गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब इससे पहले कि मैं बहस की शुरुआत करूं, आप चारों मेहमानों से बता दें कि अभी हमारे कंप्यूटर साहब जो हैं वो 1.5 मिनट का टाइम आप सबको देने वाले हैं। 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी पूरी बात कह दीजिएगा। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, और ये इसलिए है ताकि शुरू के ही डिबेट में हम आप सबके पक्ष को समझ लें, जान लें, और आपके जो भी लॉजिक है सामने आ जाए जनता के। उसके बाद आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं और उसके जवाब भी लेने की कोशिश होगी। इसीलिए सबसे पहले वारिस पठान साहब मैं आपका रुख करूंगी। आज नाम नहीं लिया, असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लिया, उस बयान के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि नोट बैन और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको सांप्रदायिकता का कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई है, आपके पास प्रूफ है साबित करने के लिए? अब तो बहुत टाइम हो गया उस बात को कहे, अब तो आप लिस्ट के साथ आ गए होंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमने कहा था कि वाकई में जो ये एरियाज है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, मार्जिनलाइज्ड एरिया है, वहां पर बैंकें नहीं है, और बैंकें हैं तो पैसा नहीं है, ATM है तो पैसा नहीं है। और हम नहीं कहते, RBI के 2 रिपोर्ट है, दीपक मोहंती का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, 2011 का सेंसस है, जो ये साफ सुथरा अल्फाजों में बताता है कि काफी मात्रा में मुसलमान एरियाओं के अंदर बैंकें नहीं है, मुसलमानों के पास 75% अकाउंट नहीं है, और जहां पर आपने ATM खोला है साहब वहां पर ATM में पैसा भी नहीं है। तो क्या ये सारे के सारे बैंक, वर्ल्ड बैंक, RBI का रिपोर्ट, दीपक मोहंती का रिपोर्ट, क्या ये सबके सब कम्युनल हो गए? साहब देश में अगर कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मूड स्विंग के हिसाब से देश में 40 दिन में 50 फरमान नए नए लागू करते हैं और उसके खिलाफ अगर बोलते हैं तो क्या हम कम्युनल हो गए? अरे मैं आज की तारीख में मैडम, आप अपने जो बीजेपी के नेता बैठे हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बैठे, स्पोक्स पर्सन बैठे, उनको कहिए कि आइए मुंबई की कोई भी बैंक में, अरे नॉन मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम एरिया में चलिए हमारे साथ, लोगों से आंखों में आंख मिलाकर डाल के कहिए कि वाकई में क्या आपको तकलीफ है, बताइए उनको, क्या ये बेईमान लोग हैं? अरे खुद ही का पैसा जब बैंक में लेने जाते हैं तो उनको रोका जा रहा है मैडम, तो क्या इस बात पे रोकना गलत है? आज अलीगढ़ में दूंगी सर आपको, अभी 1.5 मिनट में आपको अपनी बात रखनी थी, इसीलिए बहुत कायदे से मैंने सुना। ठीक है, अभी आंकड़े में आगे आपको दूंगी, लेकिन कैसे आप बरगला रहे हैं उसका खुलासा थोड़े टाइम बाद मैं करूंगी। 1 सेकंड, बजर आप हो गया है, अब 1 सेकंड मुझे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अब शामिल करने दीजिए। सर आपको क्या लगता है मुकेश जी, क्या जो कह रहे हैं वारिस पठान साहब वो एकदम सही है? भेदभाव हो रहा है, नोटों को पता लग जाता है कि मैं जिनके हाथ में जा रहा हूं वो मुसलमान है और जिनके हाथ में जा रहा हूं वो हिंदू है? ये बिल्कुल बेकार की बात है, लेकिन मैंने ये देखा है पिछले दिनों से कि बीजेपी इस देश में जब भी किसी मुद्दे पर, किसी बहस पर फंस जाती है तो ओबीसी जैसे नेता वह बात करने लगते हैं जो बीजेपी को सूट करे, और पूरी बहस एक उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना की तरफ चली जाए और मौलिक समस्याओं से देश का ध्यान हट जाए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भारत की राजनीति में साध्वी प्राची से लेकर आज योगी आदित्यनाथ तक एक लंबी श्रृंखला है बीजेपी के नेताओं की, जो ऐसी बहस को गलत दिशा दे देते हैं और पूरी की पूरी बहस अपनी मौलिक समस्याओं से हट जाती है। जब प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली 100 चूहे खाकर हज करने को जा रही है। इस देश में आडवाणी की रथ यात्रा को लेकर, इस देश में जो कुछ भी घटनाक्रम रहा पूरे भारत में पिछले दिनों, उन सब को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का एक तबका निरंतर भारत में सांप्रदायिकता फैलाता है, पूरे देश में आबादियों को बांटने का काम करता है और बड़े सिस्टमेटिकली चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश करता है। आज भी 2 साल हो गए मोदी जी को, हर दिशा में देश पीछे गया है। बैंक का गोल्डन टाइम चल रहा है, अब गोल्डन टाइम आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का 30 तारीख के बाद। लेकिन देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले नहीं है, ये पूरे देश की जनता ने अच्छी तरह से जान लिया है। हमें ये बताया जाए कि नोटबंदी के बाद कौन सा काला धन मिला, कौन सा तस्करी बंद हुई, कौन सा। ठीक है सर, अब आपकी आवाज कंप्यूटर जी ने जो है वो डाउन कर ली है, लेकिन जो बातें आपने कही है उसका जवाब लेने के लिए अब मैं सीधा डॉक्टर पात्रा का रुख करती हूँ। डॉक्टर पात्रा, आपके पास 1.5 मिनट है। इन दोनों जो मेहमान हैं, जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, उसका आप जवाब दे दीजिए। मुकेश साहब ये कह रहे हैं कि आपने पीछे और अंदर खाने हाथ मिलाया हुआ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के साथ, जो इस पूरे के पूरे मसले को भटका दे और इसका फायदा आपको मिल जाए। पहले मैं मुकेश जी का और कांग्रेस का जवाब देता हूं। ये 27 नवंबर 2016 का टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है। नोट बैन इज एंटी मुस्लिम सेज कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल। क्या कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैसा लिया है, जैसा कि आरोप आपके ही नेता लगा रहे थे अभी असदुद्दीन ओवैसी पे? अगर वो दलाल है तो आप उनसे पूछ के बताइएगा नेक्स्ट राउंड में। दूसरी बात है, जहां तक MIM का सवाल है, ये मैं घोर आपत्ति जताता हूं कि इंडिया में मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया कहना, ये एरिया हिंदुस्तान का ही हर बात पे ये एरिया मुसलमान एरिया है, ये एरिया नॉन मुस्लिम एरिया है, ये क्या होता है? ऐसे ही एरिया खेलते खेलते तो पाकिस्तान बन गया। तो आप ये भेदभाव मत करिए। दूसरी बात, बैंक क्यों नहीं बनी? ये 70 सालों में बैंक नहीं बनी, ATM मुसलमान इलाके में नहीं खुला, मुसलमानों का अकाउंट नहीं खुल पाया 70 सालों में, तो क्या ये 2.5 साल में हम जिम्मेदार हैं? आप जैसे नेताओं ने मुसलमानों को कभी प्रोत्साहित ही नहीं किया बैंक खुलवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए। मैं आज वारिस पठान से पूछता हूं कि आपने अपने इलाके में, आप तो खुद एक MLA हैं, क्या आपने अपने इलाके में एक भी बैंक खुलवाया? उस समय तो आप कहते थे बैंक खोलना एंटी इस्लामिक है, क्योंकि इस्लाम और शरिया कानून के अंतर्गत बैंक में मुस्लिम पैसा नहीं रख सकता। और आज आप चिल्ला चिल्ला के हमसे कह रहे हैं कि बैंक क्यों नहीं खोला? आप लोगों ने मुसलमान को पिछड़ा रखा ताकि आप उन पे राज कर सके और वो आपका वोट बैंक बन सके, और आज भी आप उसी वोट बैंक की राजनीति के ऊपर अपनी राजनीति खेल रहे हैं। देखिए, अगर लोन नहीं मिल रहा है मुसलमान को, अगर ATM में पैसे नहीं है आप कहते हैं, तो आप इसको हिंदू मुस्लिम इशू मत बनाइए, आप इसे जनरली कहिए कि लोग परेशान हैं और डिबेट करिए हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर पात्रा, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिल रहा है। 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिले को प्राथमिकता है सरकार आपकी दे रही है, अल्पसंख्यकों को बैंक लोन में प्राथमिकता मिल रही है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। अब हकीकत में क्या है वो तस्वीर तो अंसार रजा ही बता पाएंगे। गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं। सर, आप तो बहुत गरीबों से मिलते होंगे, बहुत ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो दर दर भटकते होंगे, या फिर उनको वाकई जल्दी पैसा मिल भी जाता है। सच्चा कौन है इन तीनों में से? सबसे पहले तो रूबिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसलिए कि आपने 1.5 मिनट का टाइम जो रखा है वो बहुत अच्छा है। कम से कम अपने दिल की बात आदमी कह ले। अगर मोदी जी को अपने मन की बात कहने का अधिकार है तो 1.5 मिनट में हमें भी अपने मन की बात कहने का अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर जैसी शख्सियत ने ओवैसी जैसे दंगा कराने वाले नेता को इतनी अहमियत दी, ये हमारी समझ से बाहर है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। क्या जरूरत पड़ी थी प्राइम मिनिस्टर को ओवैसी जैसे एक छोटे से गली मोहल्ले के नेता को इतनी अहमियत देने की? ये वो ओवैसी है जिन्होंने अपनी पूरी 3 मर्तबा MP रह चुके हैं। ये मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज तक तो कभी ये हैदराबाद से बाहर नहीं निकले। बीजेपी की सरकार आते ही ये बंबई पहुंच गए, बंबई से बिहार पहुंच गए, अब उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां तक सवाल मुस्लिम बैंकों से पैसे मिलने का है, मुसलमानों का है, तो ये बिल्कुल फजूल की बात है। ATM है, कहीं पैसा है, कहीं नहीं है, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। आपको यकीन ना हो, आप हमारे यहाँ इलाके में आ जाइए, आधे से ज्यादा इलाका मुसलमानों का है। हमारे यहाँ चूंकि हमारा अकाउंट तो ICICI जनकपुरी में है, आप आइए देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी है, सबको पैसा मिल रहा है। ये सब फजूल की बकवास है। इतनी अहमियत इसलिए दी जा रही है कि किसी तरीके से अब
कौन दंगा कराना चाहता है ये संबित पात्रा साहब तय करेंगे, ये हमारे वजीर आजम साहब तय करेंगे, ओवैसी साहब तय करेंगे। हम इतना कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे मुल्क। मतलब कोई भी मुद्दा हो, अंसार रजा साहब आप ये कह रहे हैं कोई भी मुद्दा हो, और ये जो है कांग्रेस भी इस तरीके के आरोप अब लगाने लगी है कि अगर उस मुद्दे को सही ट्रैक पर जाता नहीं देखा जाए तो उसको सांप्रदायिकता का चेहरा कहीं ना कहीं दे दिया जाता है। वारिस पठान साहब आप जरा इस पर जवाब दे दीजिए। आप ओवैसी साहब आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम इलाकों में एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है। अरे एटीएम में करेंसी डालने का आधार धर्म नहीं होता है ना सर, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। किसने कह दिया और कौन सी रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं? मुझे आप वो सारी चीजें प्रूफ के साथ दे दीजिए कि कौन सा वो मुस्लिम इलाका है जहां पर पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, और वजह यह है कि मुस्लिम इलाका है। दे देता हूं, एक मिनट आपके पास। मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें दे देता हूं। आप मेरे साथ चलिए मदनपुरे के अंदर, मुंबई के अंदर, वहां पे मैं आपको बैंक दिखा देता हूं। भिंडी बाजार में चलिए, मुंबई 3, मुंबई 8 में चलिए, आपको दिखाता हूं। बैंक है तो उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, लोन नहीं देते, क्रेडिट कार्ड नहीं देते, एटीएम के अकाउंट में पैसा नहीं है मशीन के अंदर। और ये अंसार रजा साहब जो आए टीवी पे, ये तो बिगर प्रिपेयर होके आए हैं, इनको तो कुछ मालूम नहीं है, खाली नेशनल टीवी पे आके बात करना आता है, इल्जाम लगाने में माहिर आदमी है ये। इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं जिंदगी में, खाली फाउंडेशन खोलने के सिवा। अच्छा, आपने कौन सा बैंक खोल दिया? आपने कौन सा बैंक खोल दिया सर? किस इलाके में बैंक खोल दिया? झूठ ना बोले सर, झूठ ना बोले, बरगलाइए मत। अगर रेड जोन कहीं पर किसी जगह को करार दिया जाता है, सुनिए वारिस साहब, की कोई बात नहीं है। आप पेशे से वकील हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। रेड जोन उस इलाके को दिया जाता है जो इकोनॉमिकली इतना फिट ना हो कि वो लोन लेकर पैसा चुका सके। झूठी बातें मत रखिए, आप सच्ची बातें रखिए। उसका हिंदू मुसलमान से ईसाई से कोई लेना देना नहीं है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस से लेना देना है। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, सब में लिखा है कि महाराष्ट्र का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके वहां पे बैंक्स कम है, बैंक है तो अकाउंट नहीं है। आप जाकर रिपोर्ट तो पहला देखिए, रिपोर्ट की पड़ताल कीजिए। हम लोग जो भी बोलते हैं आंकड़े के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मुसलमानों के इलाकों में मार्जिनलाइज एरिया जो है वहां पर बैंक्स कम है, अकाउंट होल्डर सिर्फ 75% अकाउंट होल्डर नहीं है। तो आप क्या जवाब दोगे उस बात का? आपके पास सर उसका धर्म से क्या लेना देना है मुझे बता सकते हैं अंसार रजा साहब? इसमें धर्म से क्या लेना देना है? इकोनॉमिक स्टेटस से लेना देना है या धर्म से लेना देना है? कोई धर्म से लेना देना है रूबिका जी। वर्ल्ड बैंक धर्म की बात आप इनको चुप कराइए, मेरी बात सुनिए। जिस महमूदुर रहमान धर्म की बात कर रही है, दीपक पठान साहब मेरी बात सुनो यार, पठानी मत दिखाओ, तुमसे बड़ा पठान हूं मैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कम्युनल है, आरबीआई का रिपोर्ट गाइडलाइन है। अरे काहे के तुम पठान हो, कुछ भी तुमको मालूम नहीं है। सर मुझे आपके फिरकों में नहीं पढ़ना है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपकी पठानी में इंटरेस्टेड हूँ, ना आपके किसी धर्म में इंटरेस्टेड हूं। मुझे आप लॉजिक में देकर बात कीजिए, आप लॉजिक में बात कीजिए। डॉक्टर पात्रा, अंसार रजा को पठान साहब एक बात बताइए, सच्चर रिपोर्ट जब आई थी, लोगों ने पूरी कौम का नाम खराब सच्चर रिपोर्ट जब आई थी उस वक्त आप कहां थे जी? सच्चर रिपोर्ट जब आई थी कहां थे उस वक्त? कंप्यूटर सर कब आई थी सच्चर रिपोर्ट? अब तक क्यों सोते रहे? महमूदुर रहमान हमने ही सच्चर रिपोर्ट का हवाला देते हुए। रूबिका जी वो कंप्यूटर अंकल को जरा बता दीजिए कि अब सर वो कंप्यूटर जी शुरू में आते हैं, उसके बाद तो नामो निशान भी नहीं था जब हमने रिजर्वेशन। एक सेकंड सर, आप कहां जा रहे हैं सर? नोटबंदी को लेकर हिंदू मुसलमान पर चर्चा कर रहे हैं आप। इतना एक सेकंड भावनाओं में मत बह जाइए ना वारिस पठान साहब, एक सेकंड रुक जाइए। अंसार रजा साहब रुकिए एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा, अगर सामने वाला इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो लगा क्यों रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मुझे ये बताइए। देखिए आज हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए, इसकी सच्चाई आज यहाँ परत दर परत खुलना चाहिए। देखिए वारिस पठान जब कहते हैं कि रिपोर्ट्स आई है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई है, रंगनाथ मिश्र का रिपोर्ट आया है, आपका 2011 का सेंसस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इन सारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमान पिछड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से ये रिपोर्ट कार्ड किसका है? 2011 में जब सेंसस आया था तो भारतीय जनता पार्टी तो उस समय सरकार में नहीं थी, मोदी जी की सरकार तो नहीं थी, तो आज आप उंगली दिखा रहे हैं मोदी जी की सरकार की तरफ। मुसलमानों के इलाके में बैंक नहीं खुला, अगर आप कह रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, क्यों नहीं खुला?
ये 70 सालों से आपने उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आपने उनको पढ़ने नहीं दिया, आपने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, आपने उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और वारिस पठान साहब अगर आपके कौम के लोग पढ़ के आगे निकल जाते तो हो सकता है वो आपको अपना नेता ही नहीं मानते। तो ये जो तथाकथित मुस्लिम नेता है ना, यही अपने लोगों को दबा के रखते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, हर बात पे कम्युनलाइज क्यों करना है? ये इसलिए देखिए, आपको याद होगा यही असदुद्दीन ओवैसी है जो याकूब मेमन की फांसी को भी कम्युनलाइज कर चुके थे। अब थोड़े दिन पहले यासीन भटकल की फांसी हुई, एनआईए की कोर्ट ने दिया, तो पहला ट्वीट इन्हीं का आया था, असदुद्दीन ओवैसी का। डॉक्टर पात्रा, यासीन भटकल को क्यों फांसी हो रही है? मेरे अदद सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर किसी को ये मौका मिलता है कि वो बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे सांप्रदायिकता को लेकर, क्यों ऐसा होता है? उसका जवाब मैं ढूंढ रही हूं, क्यों ऐसा होता है? मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये एंटी मुस्लिम मूव है, रिमोनेटाइजेशन। ओवैसी कहते हैं कि ये मुस्लिम इलाकों को ज्यादा खराब इफेक्ट कर रहा है, और ये उंगली बीजेपी की तरफ दिखा रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं और बीजेपी उसका उत्तर देगी। आज प्रधानमंत्री ने केवल इसकी बात नहीं की, आज प्रधानमंत्री ने एक जनरलाइज्ड बात की कि बहुत सारे र्यूमर्स फैलाने की कोशिश हुई। एक नमक वाला र्यूमर भी था, एक सांप्रदायिक र्यूमर भी था, मगर देश की जनता कितनी परिपक्व है कि इसके बावजूद कि इतने र्यूमर फैलाने की कोशिश की गई, लोगों ने इसे हाथों हाथ नहीं लिया। ठीक है डॉक्टर पात्रा, हिंदू और मुस्लिम होके बटे नहीं, मुकेश जी, पर भी चेत ये गए। बार बार कपिल सिब्बल साहब का नाम उछल कर आ रहा है। मुझे ये बताइए, उन्होंने जो ये बात कह दी है कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर जो है, परेशानी जो है मुसलमानों को हो रही है, अब इस पर आप क्या जवाब देंगे? AIMIM ने जो कहा उसको तो आप सरे से दरकिनार और खारिज कर रहे हैं, इन साहब ने जो किया उसका क्या? देखिए, नोटबंदी का असर इस देश के मध्यम वर्गीय लोगों पर, गरीबों पर, लोअर मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा हुआ है असर। और उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। कपिल सिब्बल ने 26 नवंबर 2016 को लखनऊ में एक मुस्लिम कार्यक्रम में ये बात कही थी, उस पर आप मुझे जवाब दे दीजिए।